हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अड्डा 24/7। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? एक बार मुझे जल्दी से बताते चाहिए, ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? इफ येस, देन इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं एंड डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल बी। सो यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ है, ठीक है। दिस विल बी योर मॉड्यूल बी। आई विल बी टीचिंग यू मॉड्यूल बी विद रिस्पेक्ट टू CIP, ठीक है। अगर इस सेशन में ऑडियो एंड वीडियो सब परफेक्ट है तो एक बार चैट पे मुझे बताते जाइए। सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ एक बार जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। सी, मैं आपको मॉड्यूल बी पढ़ाने वाली हूँ, राइट। मॉड्यूल बी इज रिलेटेड विद योर टू एरियाज, दैट इज इट इज रिलेटेड विद योर इन्वेस्टमेंट एरिया, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल है आपका इन्वेस्टमेंट एरिया से रिलेटेड है और यहाँ पे हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द रिस्क दैट अराइजेज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बीइंग इन अ फॉरेन कंट्री सब्जेक्टेड टू फॉरेन लॉज एंड करेंसी। तो ये सेशन रेगुलरली इसी टाइम पर होगा और यहाँ पर मैं आपको परफेक्टली इसी टाइम पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। नाउ, व्हाट इज द रिस्क दैट अराइजेज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। अगर आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या होगी। द प्रॉब्लम विल बी दैट देयर कुड बी क्या मार्केट रिस्क, देयर कुड बी क्या पॉलिटिकल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क। Now, if you are doing investment in a foreign country, the problem could be आपके लीगल रूल्स और उनके लीगल रूल्स में क्लैश हो सकते हैं। लीगल रूल्स कैन बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम लीगल रूल्स देयर कुड बी पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। कल्चरल बैरियर हो सकता है, ठीक है। सो पॉलिटिकल रिस्क है, लीगल रूल्स कुड बी अ प्रॉब्लम, हमारी कंट्री के उनके कंट्री के रूल्स अलग हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर हो सकते हैं, कल्चरल मिक्सअप करना बहुत मुश्किल हो सकता है, पॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है। सो द राइट आंसर यर विल बी कि अगर कोई बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो प्रॉब्लम विल बी विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल रिस्क, द पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। सो ABFM में आप पढ़ोगे अबाउट कैपिटल बजटिंग, ठीक है। कैपिटल बजटिंग इज नॉट अ न्यू टॉपिक, आपने JIB में भी पढ़ा हुआ है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कैपिटल बजटिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे दो तरीके के कैपिटल बजटिंग हमें डिस्कस करने हैं कि अगर हम पैसा इंडिया में लगाते हैं या इंडिया के बाहर किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कैसे हम एनालिसिस करेंगे। मेथड ऑफ एनालिसिस दोनों में सेम है, NPV, PI या फिर आपका IRR, मॉडिफाइड IRR, ये सारे पे बैक पीरियड ये सब सेम रहेंगे। बस विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कंट्री हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के डिफरेंस आने देंगे। एक्सचेंज रिस्क जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क हो जाएगी। तो वन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर इज पॉलिटिकल रिस्क, दैट कम्स अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट दैट यू आर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कवर इन रिलेशन टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एग्जैक्टली क्या होता है। सी, व्हेन आई टॉक अबाउट योर डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स बेसिकली क्या है। डिबेंचर्स आपके इंस्ट्रूमेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनेंशियल डेट, है ना। अगर एक कंपनी फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहती है तो डिबेंचर एक साधन है जिसके थ्रू हम हमारे पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो
डिबेंचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. नाउ what does section 51 of companies act 2013 cover in relation to debentures? तो debentures के relation में क्या cover करती है? Number 1, manner and procedure of conducting board meetings, registration of share transfer, issue of debentures including manner, procedure and other aspect, या फिर appointment of company auditor. What does it cover? क्या cover करेगी? नाउ अगर हम सेक्शन 71 की बात करें तो सेक्शन 71 विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट क्या बताता है कि डिबेंचर्स को किस तरीके से इशू करना है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या मैनर होगा, कितने साल के लिए इशू किया जाएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ट्रस्टीज कब अपॉइंट होंगे, ये सारी बातें कवर्ड हैं अंडर सेक्शन 71. तो सेक्शन 71 हमें पूरी डिटेल्स बताता है विद रिस्पेक्ट टू द मैनर, प्रोसीजर, देन इंटरेस्ट, कन्वर्टेबिलिटी, इन सब के बारे में डिटेल में हमें सेक्शन 71 बताता है. नाउ डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू कंपनी पैसे रेज किससे करती है? पब्लिक से. ठीक है, कंपनी रेज किससे कर रही है? पैसे फ्रॉम पब्लिक. करेक्ट. और अगर ये पब्लिक 500 से ज्यादा है, दे आर मोर देन 500 पीपल, इन दैट केस अगर 500 से ज्यादा लोग हैं उस केस में सिचुएशन क्या होगी कि अगर 500 से ज़्यादा लोग हैं तो कंपनी को यहाँ पे ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा. ठीक है. डिबेंचर्स एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड के लिए होते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टाइम पीरियड क्या है, रिडम्पशन कब होगा, मेच्योरिटी पे हम क्या देंगे, ये सारी चीज़ें विल बी कवर्ड अंडर योर सेक्शन 71. यू विल हैव टू स्टेट देम बिफोर. कन्वर्टेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. Which of the following, I think इसका आंसर मैंने नहीं बताया ना, it will be option number C, right? Next one. Which of the following best describes the purpose of term loan? To provide working capital for day-to-day operation, to acquire asset with short-term useful life, to fund projects or acquire long-lasting tangible asset like plant, machinery or real estate, to cover immediate operational expenses. तो हमारे जो term loans हैं उनका क्या यूज होता है? मीनवाइल जस्ट टू रिमाइंड यू, डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है आपके JIB CIB महापैक पे. सो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है एंड यू लुकिंग फॉर CIB क्लासेस, देयर इज डबल वैलिडिटी. दैट मीन्स इट गिव्स यू अ वैलिडिटी ऑफ 1 year प्लस 81% डिस्काउंट, अलॉन्ग विद विच यू गेट अनलिमिटेड लाइव क्लासेस. ठीक है. देयर आर इंडिविजुअल बैचेस ऑल्सो जिनके बारे में मैं आपको लास्ट में डिटेल में बताऊंगी. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टर्म लोन, सो टर्म लोन बेसिकली क्या है? दीज आर लॉन्ग टर्म लोन्स. करेक्ट. टर्म लोन क्या है? आपका लॉन्ग टर्म लोन्स है जो बैंक प्रोवाइड करता है कंपनीज को. नाउ द इंटेंशन ओवर हियर इज कि ये डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए नहीं लिए जाते. ये क्यों लिए जाते हैं? इन ऑर्डर टू अक्वायर द असेट, है ना. हम टैंजिबल असेट एक्वायर करना चाहते हैं जिससे हम इनकम जनरेट कर पाए. तो राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन. व्हाट डज सेंसिटिविटी एनालिसिस लुक एट? हाउ अ चेंज इन वन थिंग माइट अफेक्ट अनदर थिंग, how the weather might change tomorrow, how to calculate the profit of a company, how to predict future stock prices. क्या होगा right answer? What will be the right answer? So I can see many of you are participating. Puneet sir, Kumar sir, that is really amazing. I would request कि जल्दी से इस सेशन के लिंक को एक बार कॉपी करके शेयर और करते जाइए अपने सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ. Now सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है? ये जो टॉपिक है, दिस इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ योर कैपिटल बजटिंग चैप्टर. तो अभी तक आपने JIB में कैपिटल बजटिंग सीखा था, है ना, या फिर अपने काफ़ी समय पहले भी पढ़ा हो तो मैं बता देती हूँ. कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग. हमें डिसीजन लेना है कि कैसे या कब हम किस लेवल पे किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे. सो कैपिटल बजटिंग इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग. ओके, ऑडियो वीडियो हो सकता है आज के लिए लो हो बिकॉज आई एम टेकिंग दिस सेशन फ्रॉम होम. फ्रॉम टुमारो और द कमिंग डेज डेफिनेटली द सेशन विल बी फ्रॉम ऑफिस. तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा बिकॉज यू विल हैव द एंटायर स्क्रीन एंड द ऑडियो. ठीक है, चलिए. तो कैपिटल बजटिंग जो है हमारा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है विद रिस्पेक्ट टू असेट, कि हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन एन असेट और नॉट, और वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट और नॉट. ठीक है, तो हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं वो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस से समझते हैं, सॉरी कैपिटल बजटिंग से समझते हैं. ठीक है.
अब ये जो कैपिटल बजटिंग है ये हमें बताती है कि वेदर हमें किसी प्रोजेक्ट में या असेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उसको हमें बाहर से आउटसोर्स कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ों में हेल्प करती है। लेकिन लेट्स से अगर मैंने डिसाइड कर दिया टू लेट्स गो विद प्लान ए कि मैं किसी मशीन को खरीदती हूँ, है ना, प्रोजेक्ट ए को मैं ऑप्ट करती हूँ, तो इस प्रोजेक्ट में रिस्क होगी, है ना, देयर विल बी मेनी रिस्क विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोजेक्ट। क्या होगा अगर मेरा इन्वेस्टमेंट महंगा हो जाए, क्या होगा मेरी सेल गिर जाए, जो कॉम्पिटिटर है वो लोअर प्राइस पर आ जाए, ये सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, करेक्ट। इन्हीं रिस्क फैक्टर्स के बारे में सेंसिटिविटी एनालिसिस बात करता है कि कैसे किसी एक चेंज को, किसी चीज़ में चेंज होने पर हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे या हमारे आउटपुट पे, हमारे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। That is what we analyze through sensitivity analysis. Have tried to keep the question level very easy with respect to the reason कि अभी हमने उसको डिटेल में पढ़ना शुरू नहीं करा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस विच हेल्प्स टू मेक मास्टर बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बाय विच, एक सेकेंड बस, by which firm decide how much capital to invest in business, by which the firm decide which long-term investment to make, undertaken to analyze how make available various finance to the business. क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? ना सी, कैपिटल बजटिंग इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग क्या है? इट इज रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। कैपिटल बजटिंग किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, है ना। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है कि हमें किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, ये उससे रिलेटेड है, करेक्ट। तो कैपिटल बजटिंग का हमें एज इट इज पता है, इट इज बेसिकली हाउ मच टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। तो मास्टर बजट तो डेफिनेटली नहीं है ना, इट इज नॉट अ मास्टर बजट बाय विच द फर्म डिसाइड हाउ मच कैपिटल टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, ओके, ठीक है। बाय विच द फर्म डिसाइड हाउ मच कैपिटल टू इन्वेस्ट, बाय विच द फर्म डिसाइड विच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू मेक। नाउ यू सी, it is not the capital that the organization is deciding, rather it is based on the decision कि हम investment करें या ना करें, decision of investing in an asset or not, ठीक है, in a asset or a project. तो right answer will be option number C. And again I can see many of you are participating, seems pretty decent. D नहीं हो सकता, undertaken to analyze how make available various finance to business, कि कैसे हम finances को arrange कर सकते हैं. No, it is not related to that, it is related with respect to डिसीजन मेकिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा, कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और कैपिटल बजटिंग से कैपिटल वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देन विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व्स बोरोइंग मनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड पेइंग इट बैक विद इंटरेस्ट, इक्विटी फाइनेंसिंग, रिटेन्ड अर्निंग, डेट फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है? सो बेसिकली ABFM में अगर मैं मॉड्यूल बी की बात करूं तो ये शुरू होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस से। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देयर आर सर्टेन ट्रेडिशनल मेथड्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स इन योर JIB, CIB, एंड नॉर्मली भी हमें पता होता है कि हमारे ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। बट विद द मॉडर्न बिजनेस एंटरिंग इन दी इकोनॉमी, इट हैज़ ऑलरेडी एक्चुअली एंटर्ड। सो यहाँ पे मॉडर्न फाइनेंसेज में देयर आर मल्टीपल मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंसेज विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये जो मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंसेज हैं, दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज टू ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, विच सेज दैट कि यार अभी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ना, उनके अलावा भी मल्टीपल तरीके हैं। जैसे आपने एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, सीड फाइनेंसिंग, है ना, ये सब क्या है? ये मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंसेज हैं विच आर ऑल्सो रिफर्ड एज टू ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसेज। तो एक तो आपका ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, विच विल इंक्लूड योर इक्विटी, ठीक है, आपका डिबेंचर्स, प्रिफरेंस, लोन्स, टर्म लोन्स, ये स्टैंडर्ड तरीके हो गए, या फिर रिटेन्ड अर्निंग। बट इसके अलावा भी मल्टीपल मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंसेस हैं, ठीक है। तो दो तरीके के फाइनेंसेस हैं। नाउ ओवर हियर दे सेइंग इनमें से कौन सा तरीका है जहाँ पे आप पैसे लेते हो, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको रिटर्न भी करना पड़ता है और इंटरेस्ट देनी पड़ती है, तो दैट इज योर डेट, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स दैट कैन बी इशूड अंडर सेक्शन 71? अप टू 10 ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स, अप टू 20 ईयर्स, या फिर अप टू 25 ईयर्स?
डिबेंचर्स का मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है? टेन्योर का मतलब होता है सिंपल शब्दों में कार्यकाल, यानी कि आपने पैसा रेज करा, कितने समय में आपको पैसा वापस मिल जाएगा, यानी कि आप पैसा वापस दे दोगे। अब यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट डिबेंचर्स, व्हेन यू टॉक अबाउट योर प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल ऑफ देम कम अप विद अ डेफिनेट टाइम पीरियड, है ना। सब में एक डेफिनेट टाइम पीरियड जरूर आएगा कि आपको इस पैसे को रिटर्न करना होगा कुछ ना कुछ समय के बाद। तो हमें बताना है डिबेंचर के लिए टाइम पीरियड क्या है। जल्दी से चैट में आंसर देते जाइए। डिबेंचर्स के केस में ट्रस्टीज भी आते हैं, राइट। डिबेंचर ही है वो केस जहां पे ट्रस्टीज भी आते हैं। ना अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जहां पर कैसे होगा क्या होगा वो हमने डिस्कस करा था। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 71, ठीक है। टेन्योर की बात करें तो एक फिक्स पीरियड टाइम पीरियड होता है जो कंपनी डिसाइड करती है, एंड ये टाइम पीरियड कितना होगा वो हमें बताना है। क्या वोटिंग राइट्स मिलती हैं डिबेंचर्स के साथ? नहीं, डिबेंचर्स के साथ वोटिंग राइट नहीं मिलती। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। सेक्शन 71 हमें बताता है, अभी जो हमने डिस्कस करा था, मैनर, प्रोसीजर, वोटिंग राइट्स, ये आपके इशू में दिया होगा, ठीक है। मैच्योरिटी या फिर रिडम्पशन, कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है, इन सब के बारे में बताता है। और साथ में ये भी बताता है कि कितने समय के लिए, है ना, इसी में आपको देना पड़ेगा। जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे होगे ना, उसी वक्त आपको बताना होगा कि ये जो आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं ये कितने समय के लिए करे हैं। नाउ मैक्सिमम टेन्योर एज पर सेक्शन 71 इज अप टू 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना है? 10 ईयर्स है। बट इसके अलावा बहुत सारे पॉइंटर्स जो सेक्शन 71 के अंदर देते हैं कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फ्लोटिंग होगा, अगर फ्लोटिंग है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, कन्वर्टेबिलिटी क्या होगी, पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी इन डिबेंचर्स। एक्चुअली यू हैव टू स्टडी दैट इन डिटेल, राइट। चलिए नेक्स्ट वन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेन सफिशिएंट वोटिंग राइट्स व्हेन दे होल्ड अ मेजॉरिटी इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड्स आर क्यूमुलेटिव, डिविडेंड रिमेन अनपेड फॉर 2 और मोर ईयर्स, या फिर डिविडेंड्स आर टैक्स डिडक्टेबल। तो किस केस में हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स आती हैं, ये हमें बताना है। हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट्स कब आ जाती हैं? सी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दी वन जिनके पास वैसे वोटिंग राइट्स नहीं होती। हमारे जो शेयर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, दे आर इक्विटी और दे आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, है ना। दो तरीके के हमारे शेयर होल्डर होते हैं, या तो इक्विटी वाले होंगे या तो प्रेफरेंस वाले होंगे। अब इनमें वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? इक्विटी हैव वोटिंग राइट्स, करेक्ट। इक्विटी जो है इनके पास वोटिंग राइट्स है, प्रेफरेंस हैव नो वोटिंग राइट्स, ठीक है। प्रेफरेंस वालों के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती। बट किस केस में आ जाती है? देयर इज वन सिचुएशन जहां पे इनको वोटिंग राइट्स मिल सकती हैं, व्हेन प्रोवाइडेडली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। जो हमारा टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर है ना वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। इसकी भी सिचुएशन क्या है कि अगर कंपनी इस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल या फिर उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं देती, ठीक है, 2 साल या फिर 2 से ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करती, डिविडेंड नॉट पेड, राइट। तो उस सिचुएशन में इन क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स आ जाती हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिविडेंड रिमेन्स अनपेड फॉर 2 और मोर ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कैपिटल बजटिंग व्हाट डज अ प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स
टेल्स यू अबाउट, है ना, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो आपको क्या बताती है? नंबर 1, द रेशियो ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रॉफिट टू इट्स इनिशियल कॉस्ट, द रेशियो ऑफ अ प्रोजेक्ट टोटल प्रेजेंट वैल्यू टू इट्स कैश आउटफ्लो, द रेशियो ऑफ टोटल प्रोजेक्ट टोटल ऑफ द रेशियो ऑफ प्रोजेक्ट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टू इट्स इनिशियल कॉस्ट, या फिर द रेशियो ऑफ प्रोजेक्ट्स पे बैक पीरियड टू इट्स इनिशियल कॉस्ट। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताते जाइए। डेफिनेटली इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आप में से जितने भी लोग पेड प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, आप सबको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इट विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप्स दैट यू आर कनेक्टेड, और वो ग्रुप्स पेड कैंडिडेट्स के हैं ना, तो उनमें आपको इसका पीडीएफ विद सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कैपिटल बजटिंग, उसमें आपको पता है कि मल्टीपल मेथड्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट, है ना। काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स हैं, जिनमें से एक है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ये बताता है, या ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है, या फिर ये हमारे मेजर करता है कि भाई हमें किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना। ये उसके रिस्पेक्ट में ही हमें इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है कि किसी प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, राइट। तो किसी प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना, उसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बोलता है कि आपके प्रोजेक्ट का दो चीजें चाहिए। 1, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, यानी फ्यूचर में जो आपका कैश इनफ्लो आने वाला है ना, हमें उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, हमें चाहिए टोटल कैश आउटफ्लो, जो कि प्रोजेक्ट से बाहर जाएगा, ठीक है, टोटल कैश आउटफ्लो। ये दो चीजें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑर्डर में इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू टू इट्स कैश आउटफ्लो, इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या नहीं। इफ इट इज 1, then it is your decision, है ना। Otherwise, if it is more than 1, it should be accepted. Less than 1, it should be rejected. चलिए, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is seed financing? Providing capital required for product development and initial marketing activities, financing the commercialization and production of products, providing a small sum of capital necessary to develop a business idea, या फिर financing the expansion of growth companies। क्या होगा राइट आंसर? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? चलिए, सो राइट आंसर हियर विल बी सीड फाइनेंसिंग। क्या है सीड का मतलब? क्या होता है? बीज होता है, राइट। तो सीड फाइनेंसिंग किसके लिए होती है? सीड इज समथिंग दैट इज दैट इज येट टू डेवलप, करेक्ट। अभी आपने अगर बीज लगाया है तो एक छोटा सा पौधा भी नहीं आया है, राइट। तो सीड फाइनेंसिंग इज रिलेटेड विद व्हाट? सीड फाइनेंसिंग इज रिलेटेड विद फाइनेंसिंग द बिजनेस आइडिया। अभी जो एक बिजनेस आइडिया आया है ना दिमाग में, उस आइडिया को भी पैसे की जरूरत होगी, वो सपोर्ट अगर कोई प्रोवाइड करता है, देन दैट इज रिफर्ड एज टू सीड फाइनेंसिंग। तो राइट आंसर विल बी providing small sum of capital necessary to develop a business idea. Now this will not be a huge amount of money. ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा मिलेगा। This will be a small sum of money जो सिर्फ एक बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए लाया जा रहा होगा, ठीक है। तो अगेन आई कैन सी दैट कुमार सर हैज आंसर्ड इट करेक्ट, राइट, वेरी गुड।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्पेशल सेशन जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल बी एंड दिस इज क्लास नंबर 2। आई एम प्रियांशु, योर ABFM मेंटोर। मेरे साथ ये सब्जेक्ट सुप्रभा मैम भी लेती हैं एंड हम दोनों मिलकर आपको ABFM की प्रिपरेशन करवाते हैं। दो देर आर 4 मॉड्यूल्स, A, B, C एंड D। 2 मॉड्यूल्स मैं लेती हूँ, दैट इज B एंड C, एंड D मॉड्यूल लेती है, A एंड D मॉड्यूल लेती है सुप्रभा मैम। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बट एक बार मुझे बताते रहिए, ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? ऑडियो और वीडियो के बारे में बताते चाहिए, क्या ऑडियो और वीडियो सब परफेक्ट है, फाइन है? इफ यस, देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को एक बार जल्दी से शेयर करते जाइए। ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चाहे वो आपका BRBL हो या फिर वो BFM हो या फिर वो ABM हो या फिर ABFM हो, सबके सेशन कॉन्स्टेंटली आपको मिलेंगे ऑफिसर अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक प्रमोशन, देन वी इवन कैटर फॉर बैंक प्रमोशन एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। FDI कैन बी मेड अंडर 2 रूट्स, automatic route and government route. Under the automatic route, the foreign investor or the Indian company does not require any approval. Under the government route, prior approval of which among the following is required? So FDI का केस जो होता है, that is foreign direct investment, जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इनटू एन इंडियन कंपनी, राइट, उसमें क्या अप्रूवल की जरूरत होती है? सो बेसिकली FDI के 2 रूट्स हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में आपको किसी की भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, यू कैन ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द अदर रूट, दैट इज अ गवर्नमेंट रूट, देयर इज अ प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड। वो प्रायर अप्रूवल किस चीज की होगी, कौन इन्वॉल्व होगा, वो आपको मुझे यहाँ पर बताना है। इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेमा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? If we are talking about the approval, क्या होगा राइट आंसर? मीनवाइल डू रिमेंबर CIB का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करा तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, बिकॉज आपकी जो लाइव क्लासेस है वो 19 दिसंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए, सो राइट आंसर क्या होगा कि हमने अभी डिस्कस करा कि अगर आपका ऑटोमेटिक रूट है तो वहां पे तो किसी की भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपका रूट ऑटोमेटिक नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूव रूट है, इन दैट केस यू विल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ 3 at 3 level. Number 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो 3 प्रायर अप्रूवल चाहिए होंगी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थर्ड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which among the following statement are correct? Bootstrapping is about starting a business with your own resources and growing it without external funding. REITs allow people to invest in real estate indirectly and earn income from the properties. Then IVTs lets people invest in infrastructure project and earn returns from the income these projects generate. All of the above. क्या होगा right answer? Now, number 1, बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस विद जीरो एक्सटर्नल सपोर्ट, यानी आप लोन नहीं रेज कर रहे, आप कहीं से भी सपोर्टिव फंड नहीं ले रहे। अगर आप अपने ही मेजॉरिटी पैसा जो है वो आप ही के बिजनेस का है, आपका खुद का है, और दूसरा आपने री इन्वेस्ट कर दिया है वो पैसा जो कि अर्निंग्स के फॉर्म में आया है, दैट इज कॉल्ड एज योर बूटस्ट्रैपिंग। यहाँ पे एक्सटर्नल फंडिंग यानी लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट हम नहीं रखते, यानी हम लेते नहीं हैं लोन, ठीक है, खुद के पैसे पे बिलीव करते हैं।
ना रियल स्टेट से रिलेटेड जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, है ना, रिट्स क्या होते हैं बेसिकली, जहाँ पर हम फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं खरीद सकते, तो हमने क्या करा, एक पूल बना दिया, वहाँ पे सब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो उस पैसे को रियल स्टेट के प्रोजेक्ट में लगाएगी, और वहाँ से लेट्स से उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई मॉल खरीद लिया, उस मॉल से जो भी रेंट की इनकम आ रही है वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो रियल स्टेट्स से रिलेटेड है आपके रिट्स, तो दैट इज करेक्ट। देन आईवीटीज की बात करें तो दैट इज रिलेटेड स्पेसिफिकली टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जैसे आपके आरआईटीज है वैसे ही आपके आईएनवीआईटीज है। नेक्स्ट वन, यू आर रिक्वायर्ड टू मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, सीड फाइनेंसिंग, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट बाय आउट with subset of LBO with key executors playing a crucial role, the last financing round before going public, initial capital for product development and marketing, capital for business development idea. क्या होगा राइट आंसर? नाउ सीड फाइनेंसिंग बेसिकली क्या होता है, सीड फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है जब हम किसी बिजनेस आइडिया को डेवलप कर रहे होते हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ए का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो जहां पर भी 4 है वो हमारा ऑप्शन है, और जहां पे 4 नहीं है वो हमारा ऑप्शन नहीं है। सो सी दिस वन इज नॉट देयर। ठीक है, नाउ ए का 4 सही है। देन स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ये क्या होगा, स्टार्टअप फाइनेंसिंग इज बेसिकली जहां पे आपको प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए हो, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी का ऑप्शन नंबर 3, बी का ऑप्शन नंबर 3, ये तो सेम चल रहा है। देन ब्रिज फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, अक्सर एक छोटे से गैप को जहां पे हमें मेजर चंक ऑफ मनी आने वाला होता है फ्यूचर में, राइट, उस टाइम के लिए वो जो गैप है, आज मुझे पैसे की जरूरत है और मेरा पैसा लेट्स से 1 महीने के बाद आएगा, तो ये जो गैप है इसके लिए भी तो मुझे पैसा चाहिए होगा डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। तो इन डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए जो हम फाइनेंस रेज करते हैं ना, वी कॉल इट एज ब्रिज फाइनेंस। ठीक है, ये आईपीओ से पहले भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया सी का 2nd, एंड यहाँ पे हमें हमारा आंसर भी मिल गया। सो ऑप्शन नंबर C is the right answer. I hope यहाँ तक सबको क्लियर है। Next one. A company reports the following financial information: total asset, long-term debt, current liabilities, share capital, retained earnings. From the following information, you are required to calculate the equity multiplier. ये सारे क्वेश्चन मॉड्यूल बी से हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इक्विटी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। नाउ इक्विटी मल्टीप्लायर बेसिकली क्या होता है, इट इज टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। नाउ टोटल एसेट कितना है, 12 लाख, इक्विटी कितना है, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स यानी 6 लाख, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 2। अब ये आंसर तो निकल गया, बट इसका मीनिंग क्या है। सो एक्चुअली इक्विटी मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है, इक्विटी मल्टीप्लायर हमें ये बताता है, ठीक है, इसका यूसेज क्या हुआ, हमने इक्वेशन तो सॉल्व कर ली फॉर्मूले को लगाकर, बट इसका मतलब क्या होता है कि इक्विटी मल्टीप्लायर हमें सिंपली ये बता रहा होता है कि कितना असेट, देखो आप असेट को 2 तरीके से एक्वायर कर सकते हो, या तो खुद के पैसे से, ओनर फंड से, या फिर डेट फंड से। करेक्ट, तो कितना पैसा आपने खुद के पैसे से, कितना असेट आपने खुद के पैसे से खरीदा है और कितना असेट डेट फंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इक्विटी मल्टीप्लायर हमें ये समझाता है कि कितना डिपेंडेंसी है ऑन लीवरेज, लीवरेज यानी बोरोड फंड्स, ठीक है, सपोर्टिंग कैपिटल। तो कितना डिपेंडेंसी है हमारा लीवरेज पे और कितना हमारा खुद का पैसा है। ओनर फंड का मतलब क्या होता है, इक्विटी फंड। करेक्ट, नेक्स्ट वन, given operating fixed cost 20,000, sales 1 lakh, PV ratio 40%, the operating leverages, आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है।
ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, कैसे निकालते हैं? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, दिस विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू ईबीआईटी। ठीक है, तो ये और ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, नाउ कंट्रीब्यूशन हमें कितना दिया हुआ है? नहीं दिया। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हुआ? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन डायरेक्टली ना हमें वेरिएबल कॉस्ट दी है ना हमें कंट्रीब्यूशन दिया है, बट हमें पीवी रेशो दिया है। नाउ पीवी रेशो का यहाँ पे क्या रोल होगा? पीवी रेशो इज बेसिकली द रेशो ऑफ योर प्रॉफिट टू वॉल्यूम, और प्रॉफिट किससे आता है? कंट्रीब्यूशन से। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन अब डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 विल गिव यू पीवी रेशो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, बट हमें पीवी रेशो 40% दिया है, तो हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 40% दिया है या 0.40 हो गया। कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, बट सेल्स हमें पता है 1 लाख है, करेक्ट। तो अब हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं 1 लाख इंटू 0.40 दैट इज 40,000। तो हमारी सेल्स 1 लाख है, हमारा कंट्रीब्यूशन 40,000 है, यानी कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60 है ना। हमें सेल्स पता है 1 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन पता है 40,000। ठीक है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? 60,000। अब हमें फिक्स कॉस्ट देखना है। फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000, करेक्ट। तो ईबीआईटी कितना हो गया? 20,000। तो दिस विल कम एज 2 टाइम्स। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना हुआ? 2 गुना। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज किसके बारे में बात करता है? ये रिलेशन एक्सप्रेस करता है विद रिस्पेक्ट टू आर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true about risk and uncertainty in capital budgeting decision? यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, नंबर 1, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हैव नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कैपिटल बजटिंग डिसीजन। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मस्ट बी कंसिडर्ड एंड एडजस्टेड फॉर इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर ओनली रेलेवेंट इन शॉर्ट टर्म कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या होगा राइट आंसर? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नाउ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आपको क्या बताती है? दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये तो नहीं हो सकता, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कोई फुल एंड फाइनल डिसीजन तो है नहीं। दे विल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विल डेफिनेटली हैव अ रोल ऑलवेज, राइट। तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो जाता है। इट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आप रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट ही कर सकते हो। वी कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क और अनसर्टेनिटी फॉर दैट मैटर। ठीक है, देन risk and uncertainty must be considered and adjusted for in capital budgeting decision. It should be right. So हमारा सही आंसर क्या होगा? रिस्क का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी और कॉजेज ऑफ लॉस। अनसर्टेनिटी जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देन a company has an equity beta of 1.2, a risk-free rate of 4%, and an equity risk premium of 6%. What is the company's cost of equity under capital asset pricing model? यानी कैपम के अंतर्गत, ठीक है, कैपम के अंतर्गत क्या होगा कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी? तो CAPM दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज अ मॉडल जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है कि अगर आज कंपनी इक्विटी के माध्यम से पैसा रेज कर रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होगी। क्यों? क्योंकि इक्विटी वालों को आपको डिविडेंड पे करना होता है, तो उसकी कॉस्ट तो है, राइट। सो हमें निकालना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कैसे निकालेंगे, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ठीक है, कितना हो जाएगा, RF कितना है हमारा, रिस्क फ्री रेट इज 4%, बीटा इज 1.2, RM इज ओके, डायरेक्टली हमें क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन दिस इज रिस्क प्रीमियम, तो हमें रिस्क प्रीमियम ही दिया हुआ है। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस विल बी difference between these two is called as risk premium. 4% plus 7.2%, this will give us 11.2. That is option number C. ठीक है, next one. Under the provision of Companies Act 2013, how long can preference shares be redeemed within? 5 years, 10 years, 20 years, there is no specific time frame. They can be perpetual. Preference shares are another type of shares, right? There are two types of shares, equity and preference. So preference is a kind of share जिसके थ्रू कंपनी अपने पैसे के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, बट अनलाइक इक्विटी दे आर नॉट परपेचुअल, है ना, दे आर नॉट परपेचुअल। तो ये पॉइंट तो गलत है। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, हैविंग एन इनफाइनाइट लाइफ, लाइक that will go on forever, there is no time bound, ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस हैव अ टाइम लिमिटेशन। ठीक है, कितनी है टाइम लिमिटेशन वो हमें बताना है, कितने समय के अंदर रिडीम किया जा सकता है, यानी रिटर्न करना होता है। क्या होगा राइट आंसर, 5 years, 10 years, 20 years। Now see, so there are basically two condition in this case। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं जो हमें समझनी होंगी। नाउ सो आइडियली हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम होते हैं 20 साल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी है देन इट इज 30 years, है ना, और उसमें भी क्या होगा, 20th ईयर से 21st ईयर से 10% आपका रिडम्पशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर ₹50 each, the variable cost associated with each unit of product is 30, the contribution margin per unit would be 10, 20, 30 या 50। आपको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमें कितना दिया है 50, वेरिएबल कॉस्ट इज 30, सो आवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ₹20। ठीक है, 20 रुपीज पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन इज 20 रुपए, है ना, हर यूनिट पर। द फिक्स कॉस्ट फॉर अ बिजनेस totals ₹1 lakh per year, the contribution margin per unit as we calculated is 20। अभी जो हमने calculate करा, to calculate the BEP we would use, you have to calculate the BEP। now BEP calculate करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, total fixed cost divided by contribution per unit। फिक्स कॉस्ट कितनी दी है 1 लाख, कंट्रीब्यूशन हमने निकाला 50, तो हमारा बीईपी कितने पे होगा 20,000, सॉरी 1 लाख है ना, दैट विल बी 2000। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं सुप्रभा, आप लोगों की ABFM मेंटोर। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि ABFM में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ABFM का जो अभी पेपर हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको फीडबैक ज़रूर देना चाहूँगी कि अभी जो ABM का पेपर हुआ था, राइट, इसमें हमने क्या देखा था। देखिए, इसमें नॉर्मली जो पेपर का एक लेवल था वो एक मॉडरेट टाइप का लेवल था,
ठीक है ना, मतलब बहुत इजी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, बट जो पेपर का लेवल आया था दैट इज राइट, दैट इज मॉडरेट टाइप ऑफ पेपर, राइट। और कहीं ना कहीं अगर मैं उसमें आपको बात करूं कि मॉड्यूल का जो वेटेज था, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम पहली क्लास है तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी दूंगी कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। राइट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ABFM का हम लोग यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि है क्या, राइट। जैसे आपको पता है CIB में टोटल कितने सब्जेक्ट है, टोटल 5 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। 4 यहाँ पे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है और 1 इलेक्टिव पेपर है, राइट। HR इलेक्टिव है, रूरल है, बहुत सारे 5 इलेक्टिव है। यहाँ पर अगर हम कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो ABFM इज वन ऑफ देम। ABFM है, राइट, देन BFM है, ABM है और BRBL है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, BRBL है, ABFM है, ABFM है, BFM है और तो टोटल 4 सब्जेक्ट है, राइट, 4 कंपलसरी सब्जेक्ट। यहाँ पर अगर हम देखें कि जो टफ लेवल जो होता है ना, ABFM एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। जस्ट नाउ जो जून का एग्जाम था वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी सेकंड टाइम इसका पेपर हुआ है। तो ABFM की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल अबाउट योर एडवांस बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। इसमें आते हैं हमारे टोटल 4 मॉड्यूल। ये 4 मॉड्यूल मैं और प्रियांशु में हम दोनों आपको मिलके पढ़ाते हैं। मॉड्यूल A जो है दैट इज बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ये आपका क्या है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। जबकि मॉड्यूल B एंड मॉड्यूल C ये दोनों आपके फाइनेंस रिलेटेड मॉड्यूल है। एंड मॉड्यूल D जो है दैट इज इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन, राइट। ये आपका क्या है, दैट इज इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन, राइट, दैट इज मॉड्यूल D। तो मॉड्यूल A जो है वो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट है और D जो है वो आपका इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन है। B और C मॉड्यूल जो है आपके, ये आपके थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल मॉड्यूल है। तो ये आपके प्रियांशु में लेंगी मॉड्यूल B एंड C। और मॉड्यूल A जो है इट इज ऑल टुगेदर योर बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे मॉड्यूल B एंड मॉड्यूल C, ये पूरे आपका कंप्लीटली फाइनेंशियल है। D मॉड्यूल जो है ये भी पूरा थ्योरेटिकल मॉड्यूल है एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन, जहाँ पर आप हाइब्रिड फाइनेंस भी देखेंगे, जहाँ पर आप स्टार्टअप फाइनेंस भी देखेंगे, राइट, AI भी देखेंगे, ठीक है, और बिजनेस एनालिटिक भी देखेंगे, ग्रीन बॉन्ड भी देखेंगे। पूरा यहाँ पे आपको मॉड्यूल D में एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, दैट इज इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन, राइट। और ये आपका बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज जो क्वेश्चन रखे हैं मैंने आपके वो रखे हैं दैट इज रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। क्योंकि इस बार का अगर मैं पेपर की बात करूं, इवन जून वाले अगर हम पेपर की भी बात करें तो मॉड्यूल A और D का जो वेटेज है काफी ज्यादा रहा है, अप्रोक्स 60 मार्क्स का वेटेज रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल A और आपको ये मॉड्यूल हेल्प करेगा इवन ABM में भी और HR इलेक्टिव में भी, ठीक है ना। तो जो भी आप इसमें पढ़ोगे ना बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये आपको हेल्प करने वाला है इधर ABFM में भी और ABM में भी और HR इलेक्टिव में भी, ठीक है ना। तो ये आपको वहां पे हेल्प करेगा मॉड्यूल A। मॉड्यूल D जो है दैट इज रिलेटेड टू इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन, राइट, ये आपका इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इस बार एक चेंज और हुआ था, एक तो साइंटिस्ट के जो नेम थे वो पूछे गए थे जो हमेशा नहीं पूछे जाते थे, प्लस ठीक है जो विदाउट ऑप्शन वाले थे उसमें भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल मतलब अगर किसी क्वेश्चन का आंसर, अगर किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल में है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके विदाउट ऑप्शन में आए हुए थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक मैनेजमेंट, राइट, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस। ऑथर कौन है बुक का? बुक का नाम क्या है? मैनेजमेंट, टास्क, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस, राइट।
इसके ऑथर कौन है? पहला आंसर है यहाँ पे आपका पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड एल्टन मायो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट आंसर है दैट इज पीटर एफ ड्रकर। ठीक है ना। इस बार एक ये चेंजेस काफी देखने को मिला, एक आध बुक के नाम भी पूछे गए थे। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम की ये थ्योरी किसने दी है, जबकि पहले नहीं आते थे, बट एबीएम में इस तरीके के क्वेश्चन काफी आए हैं। तो मे बी नेक्स्ट टाइम आपके शायद एबीएफएम में भी आ जाए। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको ध्यान देना है न्यूमेरिकल आंसर के ऊपर। जहां भी कहीं अगर उस क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल में है, जैसे नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, सन या कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन, तो वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका आंसर आपको विदाउट ऑप्शन में क्वेश्चन मिलने वाला है। इसका राइट आंसर है पीटर एफ ड्रकर। ठीक है ना, पीटर एफ ड्रकर ने इस बुक को लिखा है दैट इज मैनेजमेंट, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, अगला क्या है? हु हैज कॉइन्ड दिस वर्ड द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। इन्होंने देखिए क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि जो मैनेजमेंट थ्योरीज है ना, ये क्या होती है मैनेजमेंट थ्योरी, ये एक जंगल की तरह है। जंगल मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। इसका यहाँ पे राइट आंसर है दैट इज हैरोल्ड कून्स। ठीक है, हैरोल्ड कून्स इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज हैरोल्ड कून्स। तो यहाँ पे आपका द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, राइट, इसका आपको याद रखना है, द हैरोल्ड कून्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राइट, यहाँ पे देखिए इस बार स्कूल ऑफ थॉट से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, स्कूल ऑफ थॉट से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, यहाँ से इस बार बहुत क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है दिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिलीव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड lay down more emphasis on the organization, looks at the organization as a machine and the employee as its part who are important only as a mean of production। ये देखिए ये एक पुरानी स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या होता था, एम्प्लॉयज को केवल एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था कि दे आर द जस्ट मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, तो उन्हें क्या किया जाता था कि एक तरीके से वो केवल प्रोडक्शन के एक माध्यम थे। ठीक है ना, जैसे एक मैन, मशीन, मटेरियल होता है, दे आर ऑल्सो दी मीन ऑफ दैट, राइट, दे आर ऑल्सो दी मीडियम ऑफ दैट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट आंसर है आपका क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। ये क्या कहता है क्लासिकल स्कूल की, इट बिलीव इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। ये क्या कहता है कि आपको कोशिश करनी है कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय जो है वो एक मशीन है, वो एक मशीन का पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक मशीन की तरह है, एंड दे आर द पार्ट ऑफ दैट। ठीक है ना, तो ये स्कूल ऑफ थॉट क्या है, क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल, सिस्टम एंड क्वांटिटेटिव इज द राइट आंसर। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये एक तरीके से बहुत ओल्ड स्कूल है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि केवल आपको एम्प्लॉय जो है वो केवल एक प्रोडक्शन के माध्यम है। ठीक है, उनकी क्या जरूरत है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, दे आर जस्ट दी मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। वो क्या है, केवल एक माध्यम की तरह काम करते हैं, दे आर जस्ट अ मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। राइट, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दैट इज क्लासिकल थ्योरी। जबकि न्यू क्लासिकल में क्या आता है कि एम्प्लॉय की जरूरतों पे, उनकी नीड्स के ऊपर भी ध्यान देना। ठीक है, उनकी सोशल बिलोंगिंग नीड या किसी भी तरीके की जो नीड है उसके ऊपर ध्यान में देना, दैट इज अ न्यू क्लासिकल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ए। राइट, अगला देखिए डगलस मैकग्रॉगर की थ्योरी। ये इस बार एबीएम में भी आई थी और एबीएफएम में भी आई थी, इवन ये आपको एचआर इलेक्टिव में भी पढ़नी है। ठीक है ना, तो बहुत कॉमन है ये। राइट, डगलस मैकग्रॉगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ये क्या कहती है, देखिए थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ये कहती है, ये आपको एचआर इलेक्टिव में भी पढ़ना है, एबीएम में आई थिंक नहीं है, एबीएम में नहीं है, बट इन दोनों में है। तो यहाँ पे देखिए थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या कहती है, एक थ्योरी आपकी कहती है अथॉरिटेटिव
राइट। और दूसरी कहती है पार्टिसिपेटिव, राइट। अथॉरिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव में क्या आता है, थ्योरी एक्स ये कहती है कि ये वाले जो लीडर है ना, ये समझते हैं कि इनके जो वर्कर हैं वो क्या करते हैं, बहुत लेजी है, उनको पुश करके काम कराना पड़ता है, एकदम डीमोटिवेटेड है और खुद से कुछ काम नहीं करते। जबकि थ्योरी वाई के जो मैनेजर होते हैं ये समझते हैं कि इनके जो एम्प्लॉय हैं दे आर वेरी वेरी पार्टिसिपेटिव, बहुत पार्टिसिपेटिव है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं काम के प्रति, और दैट इज द पार्टिसिपेटिव थ्योरी, थ्योरी वाई जिसे हम कहते हैं। ये मैनेजर क्या सोचते हैं, इनके जो एम्प्लॉय है वो बहुत पार्टिसिपेटिव है, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है, ठीक है ना, हर काम के लिए बहुत पुश करना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज अ पार्टिसिपेटिव, राइट। जहां पर अब देखिए ये दो थ्योरी जो है ये किस चीज के बारे में है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहला ऑप्शन है हाउ वर्कर फील अबाउट देमसेल्फ, बी है हाउ मैनेजर फील अबाउट देमसेल्फ, सी है हाउ मैनेजर बिलीव द वर्कर आर, एंड हाउ द वर्कर फील अबाउट अदर वर्कर। सी इज द राइट आंसर, हाउ मैनेजर बिलीव द वर्कर आर। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप ये देखते हैं कि मैं नेक्स्ट क्लास से राइट आंसर अगले उसमें लिखूंगी स्लाइड में, बट फिलहाल अभी इसमें लिखा हुआ है। डगलस मैकग्रॉगर की ये जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है ये कहती है कि जो आपके वर्कर हैं, जो मैनेजर है, उनका अपने वर्कर के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या समझते हैं अपने वर्कर को, राइट। क्या आप समझते हैं आपके वर्कर बहुत लेजी टाइप के हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि आपके जो वर्कर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, ठीक है ना। तो ये आपकी थ्योरी है, यहाँ पे एक्स वाली जो थ्योरी है इसके मैनेजर जो होते हैं वो होते हैं अथॉरिटेटिव, और वाई वाली थ्योरी के जो मैनेजर होते हैं ये होते हैं पार्टिसिपेटिव, ठीक है ना। ये अपने अपने सबऑर्डिनेट को समझते हैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। बुक में इतना नहीं दिया, बुक में केवल दिया है कि थ्योरी एक्स क्या है, थ्योरी वाई क्या है, बट अगर हम बहुत डिटेलिंग में जाएं इस थ्योरी में तो इसमें यही है, जो मैनेजर होते हैं थ्योरी एक्स वाले वो अथॉरिटेटिव टाइप के टाइप की लीडरशिप अपनाते हैं, और थ्योरी वाई वाले जो मैनेजर है वो पार्टिसिपेटिव, मतलब इनके एम्प्लॉय थोड़े ज़्यादा पार्टिसिपेशन फील करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मिस्टर ए जो है ये पीएनबी में काम कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, ठीक है ना, एंड ही अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेफर टू बी लेड और डायरेक्टेड बाय सम अदर, ही इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड and indifferent to organization need. He has little ambition, dislike responsibility, prefer to be led but want security. So we are talking about which theory of Douglas McGregor? Theory X, theory Y, A and B. So we are talking about theory X here. ठीक है ना? A is the right answer. अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू दी डिससेटिस्फायर थ्योरी, ये मैं आपको अभी पेड क्लास में बताऊंगी। ये कौन सी थ्योरी की बात हो रही है, ये बात हो रही है डगलस मैकग्रॉगर की 2 फैक्टर थ्योरी की, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने 2 चीजें बताई है, एक बताया है हाइजीन फैक्टर और एक बताया है मोटिवेटिंग फैक्टर। अब देखिए हाइजीन फैक्टर क्या होता है, हाइजीन फैक्टर होता है जो कहीं ना कहीं क्या कहता है कि इसमें वो नीड आपकी आती है जो आपको अगर जो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट नहीं करती, बट अगर आपको ना मिले तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन आपको ज़रूर दे देती है। मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, ये आपको मोटिवेट बहुत ज़्यादा करती है, अगर ना मिले तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे हाइजीन में क्या आता है, सैलरी आती है, आपके बॉस से रिलेशनशिप, आपके जूनियर से, आपके सीनियर से, आपके पीयर से रिलेशनशिप। जबकि एमएफ में क्या आता है, मोटिवेटिंग फैक्टर में, कि यहाँ पर आपका अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आती हैं एमएफ में, राइट, मोटिवेटिंग फैक्टर। सो दिस इज द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना, सॉरी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्ट्जबर्ग। इसको हम कई बार सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थ्योरी भी कहते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी भी कहते हैं, है ना। तो ये आप लोग याद रखना, ये सारे जो फैक्टर हैं, अचीवमेंट, वर्क इटसेल्फ, ये सब आपके मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, दे आर नॉट हाइजीन, दे आर दी मोटिवेटिंग फैक्टर। अगले देखिए,
इनमें से कौन सा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? TQM क्या होता है? TQM होता है जहां पर हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने इंटरनल स्टेक होल्डर पे भी ध्यान देना है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर पे भी ध्यान देना है। इंटरनल कौन? इंटरनल जैसे आपके खुद के एम्प्लॉयज, ठीक है। इंटरनल इज लाइक जैसे जो आपके, ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है कि जो आपके खुद के एम्प्लॉयज होते हैं, और एक्सटर्नल होते हैं आपके कस्टमर, आपके सप्लायर, दे ऑल आर दी एक्सटर्नल वन, राइट। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, राइट। और यहाँ पे देखिए क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, एडॉप्शन ऑफ न्यू फिलोसफी, सीजिंग डिपेंडेंसी ऑन इंस्पेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप। तो डी इसका फैक्टर नहीं है। देखिए दीज आर दी प्रिंसिपल ऑफ TQM, ये क्वेश्चन जून में आया था। कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे दिखानी है, ठीक है ना। आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी रुके तो डेफिनेटली आपका पर्पस कभी भी गोल जो है वो नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नए आइडियाज को अपनाना, एडॉप्शन टू दी न्यू फिलोसफी, नए आइडियाज को अपनाना, राइट। सीजिंग डिपेंडेंस ऑन दी इंस्पेक्शन, स्टॉपिंग लोएस्ट बिड सिस्टम, ठीक है, जहां पर आप क्या करते हैं कि केवल आपको क्वालिटी नहीं देखनी है, आपको केवल L1 रेट नहीं देखनी है, आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या प्रॉपरली क्वालिटेटिव है, ठीक है। सीजिंग डिपेंडेंस ऑन द इंस्पेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल राउंड इंप्रूवमेंट, आपको पूरा ओवरऑल इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। जॉब ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, लीडरशिप पे ध्यान देना है, ड्राइविंग आउट फियर, डर में नहीं रहना है, ब्रेकिंग डाउन बैरियर, अगर कुछ भी रुकावटें आती हैं, कुछ भी आता है उनको यहाँ से रिमूव करना है, एंड एक्सट्राडेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी न्यूमेरिकल टारगेट, ठीक है। आप जो भी न्यूमेरिकल टारगेट है उनको आप एलिमिनेट करना, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको एक डीमोटिवेशन टाइप का देते हैं। कोई भी चीज़ देखिए जल्दबाजी में सही नहीं होती। अगर आप कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में करेंगे, प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो आप उस काम को कभी भी परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। और TQM क्या कहता है आपका? TQM कहता ही यही है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब आपको यहाँ पे इंटरनल स्टेक होल्डर पे भी ध्यान देना है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर पे भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। सो दैट इज TQM, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज पीटर सेंज द फिफ्थ डिसिप्लिन, राइट। क्या है? देखिए पीटर सेंज जो है, इनकी एक बुक है द फिफ्थ डिसिप्लिन, बहुत फेमस बुक है जिसका पूरा नाम है द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नॉट सजेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूएशन में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, पीटर सेंज ने क्या कहा है, यहाँ पे उनकी एक बुक थी द फिफ्थ डिसिप्लिन द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये इनमें से एक है जो इसका कंपोनेंट नहीं है। ट्रेंड इन कैपेसिटी इज द राइट आंसर। देखिए दिस इज द 5 कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। आपको यहाँ पे टीम लर्निंग पे भी ध्यान देना है, मतलब एक ओवरऑल जो हमारी टीम है, राइट, उसको सीखना है। बिल्डिंग शेयर्ड विजन पे भी ध्यान देना है, मेंटल मॉडल पे भी ध्यान देना है, पर्सनल मास्टरी पे भी ध्यान देना है, एंड सिस्टम थिंकिंग पे भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये जो 5 कंपोनेंट है ये आपके लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। राइट, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं आज आपको कराने वाली हूँ कुछ मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा देखिए नॉर्मली अभी आपने देखा होगा पैटर्न जो अभी हाल ही में आया था, राइट, उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें वेटेज की, ठीक है ना। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी ABFM का। ABFM जो सब्जेक्ट है ये कोई बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, बट हाँ लेंदी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टोटल 4 मॉड्यूल है और A और D मॉड्यूल जो हैं, ठीक है, ये 3 मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड है, बट ये मॉड्यूल जो है आपका बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस ऑफ BCD से डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं
ये आपका एक ओवरलैपिंग है, किसके साथ में ओवरलैपिंग है, ये आपकी दैट इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, दैट इज मोर रिलेटेड टू, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका किससे रिलेटेड है, देखिए ठीक है, ये कहीं ना कहीं राइट। तो ये जो मॉड्यूल है आपका, ये कहीं ना कहीं एकदम अलग हटके है जो मॉड्यूल ए है, बट बीसीडी मॉड्यूल जो है ये कहीं ना कहीं आपको इनमें काफी कॉमन चीजें मिलेंगी, राइट, काफी सारी कॉमन चीजें इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू बीसीडी, जो आपस में मॉड्यूल है ये तीनों आपके काफी रिलेटेड हैं, ठीक है, बीसीडी मॉड्यूल। आज यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराऊंगी मॉड्यूल डी से, ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो मॉड्यूल डी से होंगे, हालांकि पेड में आपका मॉड्यूल ए चल रहा है अभी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, राइट। पहला क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड को लेके, और इस बार एक इसी टाइप का क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था आपका दैट इज देखिए क्या क्वेश्चन आया था, ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या है, दैट आर दी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हुज प्रोसीड्स फाइनेंस न्यू और एग्जिस्टिंग green initiative that qualify. Which of the following activity is not covered by the green bond objective? देखिए अभी आपको हाल ही में पता है लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर आरबीआई ने क्या किया था, ग्रीन बॉन्ड को इशू किया था, है ना। ग्रीन बॉन्ड को क्या किया था, आरबीआई ने इशू किया था। ग्रीन बॉन्ड किसके लिए होते हैं, ये नॉर्मली उस एरिया में, ठीक है। आज आपका आज आपका एबीएफएम का क्लास है, ठीक है। एबीएफएम का क्लास आपका 10 to 11 है, राइट। मैंने आपको बताया था कि 3 दिन का भी गैप रहेगा, तो क्लास आपका आज है, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड क्या है, ये आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट, और ये कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं जो भी हमारे ग्रीन रिलेटेड एरियाज है, ग्रीन प्रोजेक्ट है, उनमें फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है ना। और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉर्मली ग्रीन बॉन्ड से जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा इजी आता है, राइट। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर है एफर्ट टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट ऑल्टरेशन, चेंजेस टू डेमोग्राफी। तो राइट आंसर आपका चेंजेस टू डेमोग्राफी। ये एरिया ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड नहीं है। ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो, क्लाइमेट चेंज का कोई प्रोजेक्ट हो, नेचुरल रिसोर्सेज का कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है, उनसे रिलेटेड, राइट। सो दैट इज सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए ग्रीन बॉन्ड क्या है, एज द नेम सजेस्ट रिफर टू द बॉन्ड इशू टू रेज मनी फॉर अ ग्रीन प्रोजेक्ट लाइक क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीन ट्रांसपोर्ट। ग्रीन बॉन्ड जो है, राइट, वो आपके कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, ये आपके कहाँ पे यूज होते हैं, ग्रीन बॉन्ड जो है ये आपके यूज होते हैं ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी में, राइट, सीसी के लिए यूज होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में यूज होते हैं, सस्टेनेबल वाटर में यूज होते हैं एंड क्लीन ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये यूज होते हैं। इन जनवरी 2016, राइट, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इशूड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इशुएंस ऑफ सच बॉन्ड बाय इंडियन कंपनीज, ठीक है ना। इस पे किसका रेगुलेशन होता है, कौन इस पे रूल करता है, सेबी रूल करता है, ठीक है। ठीक है, हाँ मैं आपके नेक्स्ट टाइम से मॉड्यूल ए के ही एमसीक्यूज कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। बट वो एमसीक्यूज मैं आपको पेड क्लास में ज़्यादा कराऊंगी, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे जो एमसीक्यूज होंगे वो मैं आपको पेड क्लास में ज़्यादा कराने वाली हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज़ फॉर वाईटी, राइट, और पेड बैच में मैं आपको मॉड्यूल ए के ही क्वेश्चन आंसर ज़्यादा कराऊंगी,
राइट। एक बार हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो डोंट वरी, ऑल द क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग इन दी पेड क्लास, ठीक है। दैट इज फॉर दी YT। तो इस पे जो कंट्रोल होता है वो सेबी का होता है। यूके क्या है, यूके कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रही है, सो दैट जो कंपनीज है वो मनी रेज कर पाए थ्रू ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार क्या इनफैक्ट बाकी हर जगह आया था, ठीक है ना, काफी जगह ये क्वेश्चन आया था, राइट। ये क्वेश्चन जो है वो आपका, ठीक है। सो दैट इज द ISO। ISO देखिए क्या है, ISO क्या है यहाँ पे, ISO 32210, राइट। पहला ISO है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन भी ज्यादातर आता है। फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस, राइट, 32210। एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा डीप में भले ही ना पढ़ें, बट एटलीस्ट आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये जो ISO हैं ये किससे रिलेटेड है। पहला क्या है, फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस। सेकंड है 14007, ठीक है, एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट। मैं पेड क्लास में आपको जब मॉड्यूल D कराऊंगी, ठीक है, राइट, उस टाइम पर मैं आपको डेफिनेटली ये ज़रूर कराऊंगी, ठीक है ना, राइट। जब भी मैं आपको ये सारे ISO कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ISO हैं, राइट, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ISO 14007, ISO 14008, ISO 14097, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे आपको, और ISO 14097 पूरा डिटेलिंग में, ये ISO क्या है ये हम लोग पेड क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अगला देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ स्पैक से, राइट। हालांकि ये हम लोग पूरा जब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू स्पैक, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, स्पैक में क्या है, यहाँ पे अगर एक्विजिशन जो है, इफ द एक्विजिशन इज नॉट मेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द IPO, द स्पैक इज डीलिस्टेड एंड द मनी इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो भी एक्विजिशन है, स्पेक क्या होता है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ये क्या करती है कंपनी, पहले IPO रेस करती है, सबसे पहले IPO रेस करती है, और उसके बाद ये क्या करती है, इसके बाद मर्जिंग करती है, ठीक है ना, IPO रेस करने के बाद, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले ये क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, फिर मार्केट से पैसा उठाने के बाद, ठीक है, ये फिर उसका यूज
कहीं मर्जिंग या एक्विजिशन में करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक्विजिशन जो है इफ इट इज नॉट मेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द आईपीओ, द स्पैक इज डीलिस्टेड एंड द मनी इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज 2 ईयर, इट इज 2 ईयर। ठीक है, अगला देखिए, स्पैक जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, स्पैक स्पॉन्सर typically own what percentage of stake in the SPAC through lie under share in addition to warrant to purchase more share? ठीक है, 10%, 20, 30 और 40, बताइए। ठीक है, आईपीओ वाले में आपका आंसर है दैट इज 2 ईयर। अगले वाले में बताइए क्या होगा, स्पैक स्पॉन्सर जो है दे टिपिकली ओन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक in the SPAC through lie under share in addition to warrant to purchase more share? ठीक है, कितना शेयर होता है SPAC स्पॉन्सर का, बताइए। इट इज 10%, 20%, 30 और 40%। व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, इसका भी आपका आंसर है बी, दैट इज 20%। ठीक है, ये अभी जिन्होंने ऑलरेडी SPAC पढ़ा है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट आई ट्राई कि मैं आपको मॉड्यूल ए के क्वेश्चन पहले ज़्यादा कराऊं। हालांकि पेड बैच में मैं आपको मॉड्यूल ए की ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। दिस इज़ फॉर वाईटी यूज़र, और वाईटी यूज़र क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं जो ऑलरेडी कई बार पढ़ भी चुके होते हैं। ठीक है ना, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी स्पैक? इसके बारे में कौन सा सही है? ऑल स्पैक इन्वेस्टर सीक फ्लाइंग हाई फ्लाइंग रिटर्न, स्पैक हैव टू मेन स्टेक होल्डर ग्रुप, most SPAC target are well established firm, SPAC deal are complex and must be executed on tight timeline। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है? राइट, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर है, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम दी बुक, राइट आंसर है SPAC deal are complex and must be executed on tight timeline। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा SPAC के बारे में सही नहीं है? राइट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है राइट आंसर। देखिए, ऑफिसर अड्डा 24/7 आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मैं सुप्रभा, यहाँ पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल ए से। राइट, जैसा देखिए आपको पता है कि पेड बैच में जो अभी क्लासेस चल रही हैं वो हमारी चल रही हैं अभी मॉड्यूल ए की। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल डी के कराए थे, बट अभी मैं आपको ज़्यादातर मॉड्यूल ए के ही क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि पेड बैच में अभी हाल ही में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, दैट इज बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, जहाँ पर हमने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट,
मैनेजमेंट के बिजनेस मॉडल, ये सब पढ़े हैं। अब हम करेंगे चैप्टर 2 प्लानिंग, जो आपका कल से पेड बैच में शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये होगी कि वैसे तो पेड में मैं आपको सारे क्वेश्चन करा ही रही हूँ, बट फिर भी यहाँ पे मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन आंसर मैं कराऊं, राइट, वो आपके पेड बैच से रिलेटेड ही हो। ठीक है ना, राइट, पेड बैच के रिलेटेड क्वेश्चन ही मैं आपको कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मॉड्यूल ए के कुछ क्वेश्चंस, राइट। देखिए मॉड्यूल ए के यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चैप्टर आपने देख ही लिया है, टोटल 6 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल ए में, राइट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल भी है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसका वेटेज भी रहता है। ठीक है ना, स्पेशली अगर हम दोनों, अभी तक 2 बार ही हुआ है ABFM का एग्जाम, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जून वाला जो पेपर था, या फिर जो आपका मई वाला जो अभी जो पेपर हुआ है, नवंबर वाला जो पेपर था, काफ़ी ज़्यादा वेटेज था इसका। ठीक है, और चलिए फिर क्वेश्चन आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं फटाफट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राइट, यस, गुड इवनिंग पुनीत जी, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टेक केयर फॉर द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन, ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शन तो ये सारे ही हैं, बट इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो आपका टेक केयर करता है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को। ठीक है, रिपोर्टिंग मतलब कि जहां पर आप ये देखते हैं कि क्या हायरार्की है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा। जैसे इसमें आपको मैं अभी पढ़ाऊंगी वो सारी चीजें भी। स्पैन ऑफ कंट्रोल आपने देखा है, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि मेरे अंडर में कितने लोग हैं, कितने सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसमें यूनिटी ऑफ कमांड, कि वन बॉस शुड बी देयर, यूनिटी ऑफ कमांड। फिर आता है इसी में कॉन्सेप्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, हर किसी का एक ही गोल, एक समान लक्ष्य। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बहुत फर्क है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन बॉस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है कि सबका एक ही गोल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर की, स्केलर चेन की। ठीक है ना, स्केलर चेन मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, व्हाट इज द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इज इट प्लानिंग, इज इट स्टाफिंग, इज इट ऑर्गेनाइजिंग, और इज इट डायरेक्टिंग। चारों में से ये कौन सा है, बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। ऑफ कोर्स इट इज अ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इसका मतलब यहाँ पे होता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में अभी हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पेड में नहीं किया। ठीक है, पेड में अभी प्लानिंग ही चल रहा है, तो अभी 3-4 दिन और लगेंगे प्लानिंग को। उसके बाद मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर कराऊंगी, और तब आप देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में कि जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, रिपोर्टिंग मतलब कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, व्हाट इज द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्केलर चेन जिसे हम बोलते हैं, राइट। और इसी में एक और कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे, गैंग प्लैंक। हालांकि कभी अभी तक इससे क्वेश्चन आया नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये गैंग प्लैंक। इसका मतलब होता है, गैंग प्लैंक का क्या मतलब होता है, गैंग प्लैंक का मतलब होता है जब हम किसी अथॉरिटी को बीच में से गायब कर देते हैं इन दी केस ऑफ इमरजेंसीज। आप सबके आंसर एकदम ठीक है, पुनीत जी आपका आंसर ठीक है, नेहा आपका भी एकदम ठीक है, शालिनी, धर्मिंदर जी आंसर सीओ का, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आप लोग आंसर देते जाइए, मैं देख रही हूँ आप लोगों के आंसर। तो यहाँ पे क्या है, आंसर आपका बनेगा यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम यही देखते हैं कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसा है। ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या ग्रुपिंग होगी, किस ग्रुप में, किस टीम में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ये चैप्टर मुझे अभी कराना है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ बट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन द मोटिवेशन। यहाँ पे देखिए 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, क्वांटिटेटिव है, न्यू क्लासिकल है, सिस्टम है एंड कंटीजेंसी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कंटीजेंसी की। कंटीजेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, कंटीजेंसी का मतलब होता है कि जहां पर आप ये देखते हैं कि अभी
जो भी मैनेज करने का तरीका है ना वो कभी भी एक नहीं हो सकता, इट डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन वैसे मैनेजमेंट का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कंटीजेंसी की। कंटीजेंसी क्या होता है कि कोई भी एक यूनिफॉर्म तरीका नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज को हैंडल करने का ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट इज अ कंटीजेंसी। सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम की तरह है। ओपन सिस्टम मतलब कि जहां पर सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। और न्यू क्लासिकल क्या होता है, जो फोकस करता है बिहेवियरल साइंस के ऊपर। ठीक है, बिहेवियरल साइंस के ऊपर, ठीक है, जो फोकस करता है मोटिवेशन पे, ठीक है, जो फोकस करता है WPIM पे। WPIM मतलब वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब ये किस चीज पे फोकस करता है, ये फोकस करता है आपका बिहेवियरल चीजों के ऊपर। ठीक है, बिहेवियरल साइंस के ऊपर ये फोकस करता है कि एक एम्प्लॉय की क्या नीड हो सकती है, ठीक है, और हम किस तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय का पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर किसी एक्टिविटी में। ठीक है, सो दैट इज न्यू क्लासिकल। और क्वांटिटेटिव स्कूल जो है वो आपका फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा है क्लासिकल, उसी की तरह ही है काफी कुछ, बस यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिकल और क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करना होता है। तो जब भी मैं मोटिवेशन की बात करूं, जब भी मैं बात करूं वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की, कि किस स्कूल ऑफ थॉट में वर्कर्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है, किस स्कूल ऑफ थॉट में बिहेवियरल साइंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो वो स्कूल ऑफ थॉट है आपका न्यू क्लासिकल। अब यहाँ पे हो सकता है मैं वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है ना। कैसे चेंज कर सकती हूँ मैं, सपोज मैं यहाँ पे वर्ड्स को ऐसे कर दूं कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसमें आपको बिहेवियरल साइंस के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, या फिर वर्कर की ह्यूमन रिलेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, तब भी आंसर आपका न्यू क्लासिकल होगा। ठीक है ना, मुझे केवल थोड़े से वर्ड्स बदलने की जरूरत है, बट आंसर शुड बी न्यू क्लासिकल, राइट। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन ओपन सिस्टम। ये तो आप लोग बता ही देंगे ऑफकोर्स, अभी अभी बताया है मैंने। ठीक है, आप सबके आंसर नेहा बिल्कुल ठीक है, शालिनी जी आपका भी ठीक है, धर्मेंद्र जी, विश्वदीप जी, मनोभंजन जी, पुनीत जी, बिल्कुल ठीक आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका क्वांटिटी ओपन सिस्टम के लिए, दैट इज सिस्टम स्कूल ऑफ थॉट। इसमें ये देखा जाता है, देखिए सिस्टम स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है ना मैनेजमेंट का, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम की तरह ट्रीट किया जाता है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहां पर सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहती है, इंटरकनेक्टेड होती है। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, जब भी कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, अगर इनपुट है तो आउटपुट भी होगा। ठीक है, कोई भी प्रोसेस है या कोई भी इनपुट है वो ज्यादातर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर मेरे पास एम्प्लॉय नहीं है तो मेरे पास प्रोडक्शन भी नहीं होगा, मेरा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में इंटर रिलेटेड होती है। क्लोज सिस्टम क्या होता है ना, जहां पर केवल वन साइडेड होता है, केवल वन साइडेड, इनपुट तो है बट आउटपुट नहीं है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आपका ओपन सिस्टम है, ये आपका क्लोज नहीं है, ये ओपन सिस्टम है, इनपुट है तो आउटपुट भी है, राइट। अगला देखते हैं, which uses a hierarchical structure to understand which employee have authority over other, but it's more decentralized than traditional management model. This looser structure encourage teamwork between the department and solicits input from employee who may not otherwise have much authority. ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर को ऐसे देखता है कि थोड़ा सा फॉर्मल भी हो और थोड़ा सा इनफॉर्मल भी हो। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है इट शुड बी द मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। केवल फॉर्मल होने से काम नहीं चलता, आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल कल्चर की भी जरूरत महसूस होती है, सबको होती है, राइट। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, जाके केवल काम करें और वापस आ जाएं, तो क्या हमें बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग लगेगा काम करने में, नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इस स्कूल ऑफ थॉट में, राइट, क्या देखा जाता है,
इसमें ये देखा जाता है कि थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये मैंने आपको पेड में बताया है, ठीक है। तो प्लीज इसका आंसर मुझे चाहिए, आप लोग क्या देते हैं। सिस्टम स्कूल इसका आंसर नहीं है, जरूरी नहीं है, मैंने इनपुट वर्ड यूज किया है। इनपुट मतलब जहां पे वर्कर का पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉय अपना इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट अगर वर्ड लिखा है मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम स्कूल इसका आंसर है। दैट मीन्स वर्कर का इनपुट है बराबर से, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों के ऊपर फोकस दिया जाता है। विश्वदीप जी आपका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। डी नहीं है, डी नहीं है, इट इज नॉट डी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, दैट इज द, ये देखिए सॉरी, इसमें देखिए क्या आंसर है आपका कि दैट इज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जहां पर एम्प्लॉय को क्या, जो भी मतलब बहुत ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनका काफी कुछ योगदान अगर नहीं है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में, तो विच स्कूल ऑफ थॉट, क्या कंटेम्प्रेरी की बात हो रही है, ठीक है, या फिर किस चीज की बात हो रही है, क्या न्यू क्लासिकल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आंसर समझना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कभी भी आप एकदम फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं रख सकते, आपको यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, दोनों टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है, बताइए जल्दी से आंसर। देखो यहाँ पे बात हो रही है न्यू क्लासिकल की। न्यू क्लासिकल की बात कैसे हो रही है, ये एक तरीके से एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें आप ये देखते हैं कि फॉर्मल स्ट्रक्चर भी हो, इनफॉर्मल भी हो, ठीक है, दोनों होने चाहिए, राइट। और फोकस करता है ये मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है, और स्पेसिफिक नीड के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर, WPIM के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर, बहुत सारी चीजों पे ये फोकस करता है। तो राइट आंसर है आपका दैट इज न्यू क्लासिकल। कंटेम्परेरी क्या है ना, कंटेम्परेरी इज टोटली डिफरेंट, वो फोकस करता है आपका लर्निंग के ऊपर, ठीक है, टोटल क्वालिटी के ऊपर, राइट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यू क्लासिकल की। चलिए गैंग प्लैंक का एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ये मैं आपको कराऊंगी ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में। गैंग प्लैंक एक कॉन्सेप्ट है स्केलर चेन में, ये क्या इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिजिड इन नेचर, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंसिस्टेंट इन नेचर, या मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेम्परेरी इन नेचर। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। गैंग प्लैंक क्या होता है, गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि जिसमें आप क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं इसमें हायरार्की जो होती है ना, एक मतलब एक अथॉरिटी, सपोज इन द केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है ना, जो भी हायरार्की होती है आप उसको स्किप करते हैं इसमें, ठीक है, दैट इज अ गैंग प्लैंक। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, स्केलर चेन का मतलब होता है कि जहां पर हम ज्यादातर किन चीजों पे ध्यान देते हैं, हायरार्की के ऊपर ध्यान देते हैं कि प्रॉपर हायरार्की होना जरूरी है, ठीक है। तो गैंग प्लैंक जो है वो स्केलर चेन में किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है, बताइए। नॉर्मली स्केलर चेन जो होता है वो रिजिड ही होता है, ठीक है, बहुत रिजिड होता है, बट व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। गैंग प्लैंक में हम क्या कर रहे हैं, गैंग प्लैंक पे हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रख रहे हैं, हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी, सपोज इन केस ऑफ इमरजेंसी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हायरार्की है, अथॉरिटी है, इनमें से आप 2 या 3 को स्किप कर रहे हैं और डायरेक्टली और रीचिंग टू दी हायर अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसीज, जो डिसीजन लेने के, जल्दी डिसीजन लेने के लिए काफी काम आती है। फॉर दी क्विक डिसीजन यू आर स्किपिंग द अथॉरिटी, स्पेशली एट द सेम लेवल, स्पेशली एट द सेम लेवल। 2 DGM है, आपको दोनों DGM को रिपोर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक DGM को स्किप कर देंगे, एक को कर देंगे फॉर टेकिंग द क्विक डिसीजन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है दैट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। गैंग प्लैंक यही बताता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना, रिजिड नहीं होते, क्योंकि हमें कई बार इन केस ऑफ इमरजेंसी स्किप करनी पड़ती है चीजें, ठीक है। आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, राइट। सिस्टम स्कूल ऑफ प्रोपाउंडेड, ये किसने दिया है, ये दिया है कार्ड्स ने,
ठीक है, एल्टन मायो ने नहीं दिया, इन्होंने ह्यूमन रिलेशन दिया है, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। एंडी फॉल ने नहीं दिया, इन्होंने POCCC दिया है, ठीक है, प्लानिंग, ऑब्जर्विंग, कमांडिंग, ठीक है, दैट ऑल, इनका कोई नाम ही नहीं है। तो डैनियल कार्ट्स इज द राइट आंसर। अगला देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या टेलरिज्म या रैशनल इकोनॉमिक व्यू या फिर रेबल हाइपोथेसिस, ये सब किसने दी है बताइए? FW टेलर ने, एल्टन मायो ने, गिलबर्ट ने या हैंडी फ्योल ने? बताइए किसने दी है? ठीक है, ये दी है FW टेलर ने, ठीक है ना, इट इज गिवन बाय दी FW टेलर, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का है और इसमें ये कहा गया है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें क्या कहा गया है कि आप एम्प्लॉय को इंसेंटिव दो, वो आपके लिए काम करेंगे, ठीक है, उनको आप इंसेंटिव दो, अच्छी सैलरी दो, इकोनॉमिक कंसिडरेशन दो, देन दे विल वर्क फॉर यू। और जितना आप उन्हें अच्छा इंसेंटिव दोगे, अच्छी सैलरी दोगे, दे विल वर्क फॉर यू, ठीक है, उतनी ही प्रोडक्टिविटी आपकी हायर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट FW टेलर ने दिया है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक का क्वेश्चन है, इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प an organization control its cost, it make the employee the best in industry, it help manager to improve their views on their subordinate, it increase the effectiveness and efficiency of the organization। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर है? हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर भी FW टेलर ने दिया है। डिवीजन ऑफ लेबर में देखिए FW टेलर ने क्या कहा है कि हर काम को एक ही पर्सन नहीं कर सकता, ठीक है, आपको डिवाइड करना ही होगा। आप एक काम एक ही व्यक्ति, सारे काम एक ही व्यक्ति से नहीं करा सकते। यू हैव टू डिवाइड द वर्क, देयर हैज टू बी अ वर्क स्पेशलाइजेशन, देयर हैज टू बी अ डिवीजन ऑफ लेबर। हालांकि बैंक में इसकी थोड़ी सी अभी कमी है, बैंक में तो एक ही पर्सन से सारे काम करा लेते हैं, चाहे वो क्रेडिट का हो, चाहे वो HR का हो, लीगल थोड़ा छोड़ देते हैं, अदरवाइज सारे काम बैंक में करा लेते हैं, ठीक है। तो बैंक में थोड़ा सा अभी इस चीज़ की कमी है। इसका राइट आंसर है आपका D, ये काम आता है इफेक्टिवनेस। ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बुक के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आ जाते हैं, तो मैं बीच बीच में कराती रहूंगी आपको। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। इतना वैसे इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पर ये बुक का क्वेश्चन है और बुक के क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमें करने चाहिए क्योंकि कई बार एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, it increases effectiveness and efficiency of the organization। ये क्या करता है? ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, पीटर सेंज ने अपनी बुक में इस कॉन्सेप्ट को दिया है, ठीक है। पीटर सेंज की बुक का नाम क्या है? द फिफ्थ डिसिप्लिन। बहुत फेमस बुक है ये, MBA में काफी बार पढ़ाते हैं एक्चुअली, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, फिफ्थ डिसिप्लिन, ठीक है, बहुत फेमस बुक है। इसमें इन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं, 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं रिलेटेड टू लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेंटल मॉडल है, पर्सनल मास्टरी है, ठीक है। हाँ, बैंकर को मल्टीटास्किंग होना ही पड़ता है, राइट, बैंकर को तो देखो मल्टीटास्किंग बिल्कुल होना पड़ता है। और मुझे लगता है ना बैंक में शायद वो चीज़ काम आती भी है कि अगर आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को अगर आप जानेंगे, है ना, बैंक में, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम में भी आती है। अगर आपको रिस्क की नॉलेज है, आपको HR की नॉलेज है, आपको ब्रांच की नॉलेज है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहती है। तो बैंक में तो होना ही चाहिए, राइट, मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका D। अब इसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। और जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और ABFM के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है, ऑफिसर अड्डा के साथ। तो यहाँ पे देखिए जितने भी सब्सक्राइबर हैं, और अगर आप पेड बैच में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है दैट इज अड्डा 24/7, राइट, ये आपको टाइप करना है। अड्डा 24/7 पे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखना है JIB एंड CIB की आप कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं। JIB CIB में ये CIB है जून 2024 एंड दिस इज योर महापैक। अगर आपके सारे पेपर रिमेनिंग है इंक्लूडिंग योर इलेक्टिव पेपर, देन गो फॉर दिस। महापैक पर आपको जाना चाहिए, बाय नाउ पर, एंड देन Y666 ये कोड आपको लगाना है, Y 3 बार 6 अप्लाई कर देना है, ठीक है।
एंड 7473 इज द फाइनल प्राइस। ठीक है, दिस इज फॉर दी महापैक, क्योंकि इसमें आपके सारे बैच इंक्लूड हैं, पुराने नए, ठीक है, और बुक्स इंक्लूडेड है, रिवीजन बैच इंक्लूड है। बट अगर आप चाहते हैं कि केवल आप कंपलसरी पेपर को ज्वाइन करें, ये निश्चय बैच अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इसमें आपका ABFM शुरू हुआ है एंड इसमें आपका भी शुरू हुआ है BFM। ठीक है, 19 दिसंबर से। ABFM अभी मेरा चल रहा है, प्रियांशु मैम का भी स्टार्ट नहीं हुआ, वो फरवरी में जाके होगा। ठीक है, तो मैं और प्रवीण सर इसमें भी क्लास ले रहे हैं। सेम आपको यहाँ पे Y666 अप्लाई कर देना है। ठीक है, एंड द प्राइस इज 5519। एंड इफ यू वांट टू परचेज सेपरेट बैच, अगर आपका सपोज BFM केवल रह गया या ABM रह गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन यू कैन गो बाय दिस। यहाँ पर भी आपको सेम चीज अप्लाई करना है, Y666 अप्लाई कर देना है और प्राइस विल बी 2000। तो यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपका एक पेपर बचा है तो आप एक पेपर का लीजिए, बट अगर आपके सारे पेपर रिमेनिंग है ना, देन यू शुड गो फॉर CIB महापैक 2.0, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, रिवीजन बैच भी है, सारी क्लासेस हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यू शुड गो फॉर दिस वन। अदरवाइज आपका अगर एक हाथ पेपर रिमेनिंग है, देन यू कैन गो फॉर दी इंडिविजुअल बैचेस एज वेल। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।